नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से वायुमंडल और उनके संगठन जो हैं, वायुमंडल के संगठन के बारे में हम लोग बात करेंगे। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले अगर हम वायुमंडल की परिभाषा देखें तो पृथ्वी के चारों तरफ जो है वायुमंडल की परिभाषा की बात करें तो पृथ्वी के चारों तरफ कई हजार किलोमीटर का गैसों का आवरण जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा धरातल से जुड़ा है या टिका है, ये वायुमंडल कहलाता है। जनरली पृथ्वी का जो चारों तरफ का जो गैसीय आवरण है जो कई हजार किलोमीटर जिसकी ऊंचाई है, तो जनरली 29,000 जो किलोमीटर है, 29,000 किलोमीटर की ऊंचाई को जो है एक माना जाता है। हालांकि इसकी ऊंचाई अनडिफाइंड है, लेकिन फिर भी जो है 29,000 किलोमीटर इसको मानते हैं। और वायुमंडल जो है एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है। और जो अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये मुख्य रूप से जो है 3 आधारभूत तत्व हैं इनके, जिनसे ये मिल के बना है, जिसमें गैस, जलवाष्प और एयर सोल जो है, ये इसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल या आधारभूत तत्व हैं। इनसे वायुमंडल मिल करके बना है। अगर हम वायुमंडल के उत्पत्ति की बात करें तो वायुमंडल की उत्पत्ति कैसी हुई या वायुमंडल वर्तमान फेज में कब आया, तो देखिए वायुमंडल की उत्पत्ति जो है, ऐसा माना जाता है कि ज्वालामुखी के विस्फोट से जो गैसें निकली हैं उनसे ये वायुमंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकली गैसों द्वारा जो है वो वायुमंडल का फॉर्मेशन हुआ था। और इसमें हुआ कि पहले नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन यही गैसें थीं, ऑक्सीजन नहीं था। और जो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें थीं ये वायुमंडल से बाहर निकल गई और सूर्य की तरफ जो है इनका आकर्षण हुआ, तो ये सब गैसें, हल्की गैसें थीं, बाहर की ओर निकल गई। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की उत्पत्ति में ये माना जाता है कि जब पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई, समुद्र में एक कोशिकीय जीव थे, उनकी उत्पत्ति हुई और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई जिसके द्वारा ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई है। और वायुमंडल का जो अभी का जो फेज़ है, वर्तमान की जो वायुमंडल की दशा है, वो जो है कहा जाता है कि आज से करीब 58 करोड़ साल पहले इस दशा जो वायुमंडल अभी है उसका फॉर्मेशन आज से 58 करोड़ साल पहले हो चुका था। और अगर हम इनके अब जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स की जैसे हम बात करें तो जैसे गैस हैं, गैस को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो स्थिर गैसें हैं और दूसरी जो गैस है वो परिवर्तनशील गैस। इन 2 भागों में गैसों को बांटा जाता है। अब हम
अगर गैसों में भी स्थिर गैस और परिवर्तनशील गैस की बात करें तो स्थिर गैस में जो है परमानेंट गैस या स्थिर गैस जो हो गई, इसमें नाइट्रोजन है जो कि आप 78.8% नाइट्रोजन की उपस्थिति जो है मानी जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन है जो कि 20.95% है। फिर आर्गान है जो कि 0.93% है। नियॉन है जो कि 0.02% है। इसके अलावा अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम जो है वो 0.0005% है और हाइड्रोजन जो है वो 0.0005%। ये स्थिर गैसें हैं वायुमंडल में। और अगर हम वेरिएबल गैस या परिवर्तनशील गैस की बात करें इसमें वाटर वेपर जो है H2O जो कि 0.25% है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.4% के आसपास कार्बन है। ओजोन की हम बात करें, ओजोन जो है 0.01% है। मीथेन जो है वो 0.00018% इसकी मात्रा है, जो कि ये गैसें मिलकर के वायुमंडल के कंपोजिशन या संगठन का जो है वो निर्माण करती है। अगर हम नाइट्रोजन गैस की बात करें तो नाइट्रोजन जैसे 78% है तो ये वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मिलता है। और नाइट्रोजन जो है, अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन ना हो तो आग जो लगती है उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो और साथ ही साथ नाइट्रोजन जो है ये इसको जो है जीव जंतु या पौधे जो है इसको डायरेक्टली वायुमंडल से नहीं लेते हैं। पेड़ पौधे जो हैं वो अपनी जड़ों के द्वारा मिट्टी से नाइट्रोजन को लेते हैं और साथ में जो जीव हैं फिर इन पेड़ पौधों को खाते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्ट रूप से नहीं लिया जाता है। प्रोटीन के बनने में नाइट्रोजन जो है वो सहायक होता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वो नाइट्रोजन मिलता है। इसके अलावा अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है लगभग 21% के आसपास ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन जाहिर है कि सांस हम लोग ऑक्सीजन सांस जो हम लेते हैं उसमें ऑक्सीजन ही हम लेते हैं, जो हमारे जीने के लिए इंडिस्पेंसिबल जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। ऑक्सीजन हालांकि वायुमंडल में 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक सघन मात्रा में मिलता है, वैसे इसकी जो ऑक्सीजन है ये 64 किलोमीटर तक वायुमंडल में मिलता है। इसके अलावा अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वो वायुमंडल में मिलता है। अगर ये तो गैसों के बारे में डिस्क्राइब हो गया, इसके अलावा जो है वायुमंडल के संगठन में ओजोन एक इम्पॉर्टेंट पार्टिकल है, जो कि ओजोन बेसिकली 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे ओजोन मिलता है। और इसके अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है,
ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट के कारण ऑक्सीजन ये दो अलग अलग अणुओं में टूटता है, उसके बाद फिर ये जो है मिल करके ऑक्सीजन का O3 का फॉर्मेशन करता है। तो ओजोन जो है एक तरीके से पृथ्वी को बचाने का काम करता है, और ये सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे जो है पराबैंगनी किरणें हैं, इनको पृथ्वी पे आने से रोकता है। और वर्तमान परिवेश की हम बात करें तो CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन का सबसे बड़ा दुश्मन है और ओजोन के क्षय में ये इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा अगर हम एयरसोल की बात करें तो वायुमंडल के संगठन में दूसरा पॉइंट जो है एयरसोल है। अगर हम एयरसोल की बात करें तो एयरसोल जो है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, जो वायुमंडल में सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर निलंबित कणिकीय पदार्थ जो होते हैं उनको एयरसोल कहा जाता है, जिसमें कि आपका ज्वालामुखी से निकलने वाला से जो राख निकलता है वो हो गया, रेगिस्तान से जो धूलकण होते हैं ये आपके एयरसोल में आ जाते हैं। उसके बाद सागरीय सतह से निकलने जो नमक कण, सागर के जो सतह से नमक कण निकलते हैं वो आपके एयरसोल हो जाते हैं। धुआं जो हो गया, धुआं या कालिक, तो ये सब जो है ये एयरसोल की श्रेणी में आते हैं। और एयरसोल की अगर हम बात करें तो ये भी एक तरीके से परिवर्तनशील तत्व है, और जो ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई के बढ़ने के साथ एयरसोल जो है कम होता है। जब ऊंचाई जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाएंगे तो एयरसोल की जो मात्रा है वो कम होती चली जाएगी। और इसके अलावा एयरसोल जो है ऊपरी लेयर में भी पाया जाता है, जिसमें कि जो उल्का का विघटन होता है उससे जो उनको एयरसोल की श्रेणी में रखा जाता है। तीसरा अगर हम जलवाष्प की बात करें तो जलवाष्प जो है ये जलवाष्प को भी आप एक परिवर्तनशील गैस की श्रेणी में आप इसको रख सकते हैं। परिवर्तनशील गैस है, और जैसे नाम से ही अस्पष्ट है ये जल का जो है वेपर है, जल का गैसीय रूप है। तो जब जल का गैसीय रूप है तो वाटर के एवोपरेशन जब होता है, जल का वाष्पन होता है तो जलवाष्प बनता है। तो जाहिर है कि इसके लिए टेम्परेचर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट या भूमिका अदा करता है। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा जलवाष्प वहाँ ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जलवाष्प जो है नीचे से ऊपर जाने पे जलवाष्प जो है वो कम होता है। इसके अलावा भूमध्य रेखा से अगर आप ध्रुव की तरफ जाएंगे तो भी जलवाष्प की मात्रा में कमी होती जाएगी। और जलवाष्प वर्षण प्रेसिपिटेशन के जितने भी पार्ट होते हैं उसमें जलवाष्प जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये बेसिकली वायुमंडल का संगठन है। अगले वीडियो में हम वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करेंगे। जो वायुमंडल के 5 लेयर हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वाह्य मंडल, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।